हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन गुरु के साथ मयंक त्रिपाठी। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान की, और इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताए हुए थे राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में। हम लोगों ने बात की हुई थी इसके आरंभिक अधिवेशनों के बारे में। एक बात आप समझ लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, इन पे चर्चा करते चलेंगे। जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन होते जा रहे हैं उनके विषय में, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उन अधिवेशनों से जुड़े हुए व्यक्ति, जो व्यक्ति जहां आएगा वहां पर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि इस आनंदमयी यात्रा के साथ ही आपका आधुनिक भारत लगभग किसी भी परीक्षा की दृष्टि से पर्याप्त तैयार हो रहा है। तो कल की बात थी कि 1885 28 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में। एओ ह्यूम के द्वारा इनके बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ था प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सीधा 1893। एक अधिवेशन होता है, (1893) का अधिवेशन लाहौर के साथ ही अमृतसर जुड़ा है। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह, अमृतसर लाहौर। तो 1893 लाहौर अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहले तो यही देख लेते हैं इस अधिवेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है। यहां पे दादा भाई नौरोजी ने प्रतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। दूसरी बात यह थी, भारत में ही सिविल सेवा परीक्षा कराए जाने की मांग की थी, क्योंकि सिविल सेवा के लिए उस समय बाहर परीक्षा होती थी और भारतीय छात्रों को तुलनात्मक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये दादा भाई नौरोजी का ये रहा, उन्होंने भारत में ही सिविल सेवा परीक्षा कराए जाने की मांग प्रस्तुत की और प्रतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ और बातें हैं जो हमें जान ही लेनी चाहिए। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, बहुत ज्यादा योगदान रहा था। दादा भाई नौरोजी 3 संस्थापक थे। फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस के संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, तीसरा नाम अभी याद आ जाएगा तो हम लिख देंगे। ये तीनों पारसी सदस्य थे। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इनके विषय में एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। ये भी दादा भाई नौरोजी को ये श्रेय प्राप्त है। और इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
की स्थापना की थी। ये कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक संस्था थी। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तीसरा नाम यहां दीनसा वाचा, दीनसा इडल वाचा। तो कुछ बातें दादा भाई नौरोजी के बारे में और जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। एक तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। उसी के साथ ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे और लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें जिन पे नजर डालना बहुत ही आवश्यक है। इन्होंने एक संस्था रहनुमाई माजदा यासान की स्थापना की और दादा भाई नौरोजी भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इन्हीं ने सबसे पहले भारत की गरीबी की तरफ, इससे पहले भी बातें होती नहीं थी लेकिन प्रमाणिक रूप से बात करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। आकलन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी उस समय विदेश में शिक्षा प्राप्त, व्यवसाय के उद्देश्य से बाहर गए, वहां पढ़े और ब्रिटेन में पॉलिटिकल सपोर्ट ले लिया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बन गए और वहां रहकर के बहुत ही प्रखर रूप से भारतीयों की समस्या पर उन्होंने चर्चा की। ब्रिटानिया हुकूमत की फिलॉसफी क्या थी, उनका आइडियोलॉजी क्या था, वो लूट रहे थे। उन्होंने लोगों के दिमाग में ये बात डाल रखी थी कि वी आर सुपीरियर इनफ और हम आपके लिए बेहतर प्रशासन, बेहतर व्यवस्थाएं लेके आ रहे हैं, हम आपके यहां विकास कर रहे हैं और इसके बदले में कुछ थोड़ा सा शुल्क आपसे ले लेते हैं। लेकिन चूंकि जब दादा भाई विदेश गए, वहां उन्होंने देखा, लोगों को समझा, लोगों की व्यवस्थाएं देखी, देश कैसे चलते हैं ये देखा, तो उनका कह रहे लूटा जा रहा है हमें। उन्होंने देखा कि किस तरीके से भारत माता के आभूषण उतार कर ये अंग्रेज ले जाते हैं। उन्होंने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी को कई नामों से धन निकासी का सिद्धांत कहते हैं। धन निकासी का सिद्धांत या इसी को धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत रोमन हिंदी में ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, तो ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई। कैसे इन्होंने आकलन किया, ये गणित के अध्यापक थे, गणित के बहुत ही मेधावी छात्र थे। इन्होंने ये आकलन किया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय क्या है, भारतीयों को क्या मिल रहा है, और ये सब इन्होंने दिया किसमें था। इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि कई परीक्षाओं में अब तक पूछी जा चुकी है। तो इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक में भारत से धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। रहनुमाई मजदाए आसान एक सभा की स्थापना की थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे।
बहुत सारे लोग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, महात्मा गांधी, ये सभी लोग ऐसे थे जो कहीं न कहीं दादा भाई नौरोजी से प्रेरित हुए थे। और एक और आप नाम सुनते होंगे, मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा। इनको श्रेय प्राप्त है कि इन्होंने भारतीय ध्वज को सबसे पहले विदेश में फहराया था। मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा को मदर ऑफ इंडियन लिबर्टी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता की जननी। ये दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी रही थी। विदेश में ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला, विदेश में भारतीय ध्वज, ध्वज से मतलब हम भारतीय ध्वज की बात कर रहे हैं, विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा थी, और इनको मदर ऑफ इंडियन लिबर्टी कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहते हैं। तो ये मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी रही थी। और दादा भाई नौरोजी ने ये धन निकासी के सिद्धांत का या धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था, तो उसमें इनके साथ ये दीनसा इडल वाचा, दीनसा वाचा भी इंक्लूड थे। ये सिद्धांत घन दत्त एवं वाचा, आर.सी. दत्त और दीनसा इडल वाचा के साथ मिलकर के दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। ये बात थी 1893 लाहौर अधिवेशन। हमने लाहौर का अधिवेशन देखा। लाहौर अधिवेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि प्रतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया। ये बात लाहौर अधिवेशन की हो गई। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है 1896। आपने एज ए वन लाइनर इसको याद किया हुआ होगा। 1896 का अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता। 1896 कलकत्ता में कांग्रेस का 1896 कलकत्ता रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, रहीमतुल्लाह सयानी जी इसके अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण कार्य क्या थे। एक तो जो दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था उसको इसी में मान्यता मिली। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एक तो उसको एक्सेप्ट किया गया। दूसरा, बंकिम चंद्र चटर्जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से नाम सुन रखा होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भी गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी, दो बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनको कि पूरे भारत की सभी भाषाओं में अनुवादित किया गया है, और बांग्ला भाषियों की तरीके से ही हिंदी भाषी भी जिनको पूरे आनंद के साथ पढ़ते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गाया गया। ये 1896 की बात है। एक विडंबना, जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया और जिस वंदे मातरम का आज विरोध होता है, उस वंदे मातरम को जिस अधिवेशन में गाया गया था उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे। द्रष्टव्य। अब यहां पर हम एक व्यक्ति के तौर पे परिचित होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जी से। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये विजुअल है। बंकिम चंद्र 24 परगना पश्चिम बंगाल में बंकिम चंद्र जी का जन्म हुआ था। बहुत ही प्रखर साहित्यकार, विचारक, दार्शनिक, कवि, ये इनके लिए जितना आप कहते हैं वो कम ही है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी बहुत अच्छे स्तर के साहित्यकार थे। 1773 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, जो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। उसी सन्यासी विद्रोह को आधार बना करके आपने एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ, और उसी आनंद मठ उपन्यास से ये वंदे मातरम गीत लिया गया था।
वंदे मातरम की लोकप्रियता 1896 के बाद जहां भी क्रांति का उद्घोष हुआ है, जहां पे क्रांतिकारी खड़े हुए हैं, वहां पे वंदे मातरम, एक बार तो 1905 जब बंगाल विभाजन हो जाता है तो ये शर्त रख दी जाती है इनके सभा आयोजन पर कि सभा तो आप आयोजित कर लीजिए लेकिन यहां पर कोई भी वंदे मातरम का उद्घोष नहीं करेगा। तो ये बात हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम लिया कहां से गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ था क्या? ये 1773 में बंगाल में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी सन्यासी विद्रोह को कथानक बना करके इन्होंने एक उपन्यास लिखा हुआ है। दुर्गेश नंदिनी, कुछ पुस्तक हैं जो पूछ दी जाती हैं। दुर्गेश नंदिनी एक रूमानियत भरा उपन्यास है गुरुदेव बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। ये बांग्ला में प्रकाशित प्रथम उपन्यास, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का बांग्ला में प्रकाशित प्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है। आप इस बात को, दुर्गेश नंदिनी काफी पूछिए, बांग्ला में प्रकाशित प्रथम उपन्यास। यहां पे एक चीज और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, राजमोहन्स वाइफ, ये इनकी प्रथम रचना है। लेकिन यहां पे ये दृष्टिगत रखने योग्य बात है कि बांग्ला में प्रकाशित प्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है, जबकि राजमोहन्स वाइफ इनकी प्रथम रचना है। ये बांग्ला में ना होकर के ये हिंदी में थी। एक इनका उपन्यास है सीताराम, ये अंतिम उपन्यास है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अंतिम उपन्यास सीताराम है। सीताराम उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? ये एक हिंदू राजा का मुस्लिम शासन के प्रति विद्रोह प्रदर्शित करता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, गुरुदेव बंकिम चंद्र चटर्जी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, कपाल कुंडला, भी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। दुर्गेश नंदिनी के बारे में हम आपको बता ही चुके थे, विषवृक्ष, कपाल कुंडला, विषवृक्ष, ये भी इनकी बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। देवी चौधरानी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा रोमानियत भरा, देवी चौधरानी, ये भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जल्दी आता है दिमाग में, ये उनके भी गुरु थे। देवी चौधरानी इनका मोस्ट रोमांटिक नॉवेल है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में एक और बात, ये एक बार वहां पर डिप्टी जज के रूप में भी कार्य कर रहे थे, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे। ये जब जज के रूप में कार्य कर रहे थे तो ये जज कर रहे थे लोगों की भावनाओं को। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाल में क्रांति के बिगुल को फूंकने के लिए एक चेतना प्रदान की है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासों के आधार पर ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिटरेचर दिया है, उस लिटरेचर के आधार पर ही बंगाल में युगांतर स्थापित हुआ था। युगांतर ने अपनी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको मशाल प्रदान की थी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी को यह माना जा सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल प्रांत में और फिर बाद में तो बंगाल से बाहर भी भारतीय क्रांति की मशाल के वाहक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी वो थे जिन्होंने लोगों को ये जज्बा प्रदान किया, उनको ये मोटो दिया, उन्हें सोचने के लायक बनाया, यू शुड स्टैंड अप एंड डू समथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो हम कांग्रेस के 3 अधिवेशनों का जिक्र करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, 1905, 1906 और 1907। गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नौरोजी और रास बिहारी बोस, नहीं, रास बिहारी बोस वो हैं जो जापान चले जाते हैं। हम बात करेंगे रास बिहारी घोष जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, और उसी के साथ हम एक प्रकाश डालेंगे लॉर्ड कर्जन पे। देखते रहिएगा। थैंक यू।